हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण कौशल की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे संप्रेषण है, शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षण की प्रविधियां हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे इस वीडियो में टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको उठाएंगे। तो जैसे पहले यहाँ पे संप्रेषण है, तो संप्रेषण के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बात यह होती है कि संप्रेषण की डेफिनेशन देख लें तो हम सिंपल सी डेफिनेशन है, सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कह देते हैं। संप्रेषण का जो वास्तविक अर्थ होता है वो यह है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है। कहने का मतलब यह है, जो संप्रेषक है, जो संदेश को भेज रहा है, वो जिस उद्देश्य से संदेश को भेज रहा है, और जो प्राप्त करता है, अगर वो उसको वो उद्देश्य समझ में आ जाता है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है जो संप्रेषक चाहता है, तभी वो संप्रेषण कहलाएगा, अदरवाइज संप्रेषण नहीं कहलाएगा। मैंने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया तो ये संप्रेषण नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब देखो, संप्रेषण का से आशय क्या है? सामान्यतः विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप समझ ही जाओगे, डेफिनेशन खुद भी पढ़ लोगे, सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन चीज क्या है कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण में देखो घटक इसके देखें तो सबसे पहला जो घटक होता है वो है आपका प्रेषक, कम्युनिकेटर, जो संदेश को भेजता है। तो प्रेषक कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर कक्षा में हो तो शिक्षक क्या है, एक संप्रेषक का कार्य करता है, प्रेषक का कार्य करता है। दूसरा क्या है, शिक्षक जो आपको पढ़ा रहा है, जो कोई भी पाठ्य वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है, वही क्या कहलाती है? संदेश कहलाती है, उसको मैसेज कहते हैं। मीडियम, मीडियम जिस किस मीडियम के द्वारा पढ़ा रहा है, उस संदेश को भेजने के लिए जो भी माध्यम का प्रयोग हो रहा है, जो भी वस्तु प्रयोग की जा रही है, उसे हम मीडियम कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ पर अचीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है। जैसे छात्र यहाँ पे मान लो प्राप्तकर्ता हो गए, तो छात्र क्या हो गए? अचीवर हो गए। उसके बाद में यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से फीडबैक मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है? फीडबैक जाता है। कौन देता है? फीडबैक देते हैं। जो भी जो प्राप्त करता होता है वही क्या करता है? फीडबैक देता है। फीडबैक को बदलते हैं किसमें? हम प्रतिक्रिया में बदलते हैं, और ये प्रतिक्रिया पहुंचाती है किसके पास? प्रेषक के पास। सिंपल से घटक है इसके, याद कर लेना है कि पहला प्रेषक है, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है प्रतिपुष्टि, और पांचवा इसमें आ जाता है प्रापक मतलब प्राप्तकर्ता, और सिक्स पे है आपकी प्रतिक्रिया। तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, तो आप इनको ध्यान रखना, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट था। देखिए अगला है, वो है आपका संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो संप्रेषण जो है अभी यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक भी दो तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से। तो मौखिक में क्या आ जाएगा आपका? वार्ता, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, मौखिक जो बोल करके हम संप्रेषण करते हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, लिखित में क्या आ जाएगा? जो हम लिखित रूप से जो भी लिख करके हम देते हैं। तो इसमें क्या है, अब देखो ये आपका हो गया शाब्दिक, हो गया दो प्रकार का, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक में क्या होता है? अशाब्दिक में जैसे हमारी वाणी और आवाज जो हम बोल करके कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो आंख व मुख मुद्रा से संप्रेषण। मुख मुद्रा से मतलब ये है कि जैसे हम आंखों से कभी कभी बातें कर लेते हैं, या मुख मुद्रा से ही पता पड़ जाता है कि आदमी गुस्से में है, या किस भाव से वो व्यक्त है। ठीक है, इसके अलावा देखो सब स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, स्पर्श करके भी पता लग जाता है कि संप्रेषण किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अब देखिए, तो आगे अगला क्या है? वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब क्या है? वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब यह है कि जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो उसे हम वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं।
तो तेरे बच्चे को अलग अलग रूप से समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिक संप्रेषण कहलाएगा। जैसे साक्षात्कार होता है ना, तो एक समय में एक का साक्षात्कार हो रहा है, तो ये क्या है, एक व्यक्तिक संप्रेषण है। ठीक है। अब इसके गुण क्या हैं, बहुत सिंपल से हैं, आप इनको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ये। आगे देखते हैं। अगला देखिए सामूहिक संप्रेषण। तो सामूहिक संप्रेषण जैसे कक्षा जो होती है, एक शिक्षक क्या करता है, एक साथ कई बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये सामूहिक संप्रेषण हो जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर हैं ये, इसको आप देख लेना। देखिए अगला आपका टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये आपके बाल विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाल विकास में कई बार इनसे प्रश्न आपसे पूछ चुका है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, देखो जब हम शिक्षण की क्रिया करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कुछ आधारों का हम अनुगमन करते हैं, कुछ आधार हमने पहले से मान लिए गए हैं, उस आधार को लेकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हीं आधारों को या मान्यताओं का शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अभी आपको क्लियर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो यहाँ पर आधार क्या होगा, तो अभी बता रहा हूँ क्या आधार है यहाँ पे। यहाँ पर आधार है करके सीखना, करके सीखना। अब इस आधार को लेकर के अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं और उस शिक्षण सिद्धांत का जो नाम है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये क्या है, एक शिक्षण का सिद्धांत है, जिसमें क्या है, हम बच्चों को करके सीखने पर बल देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, अब करके सीखने में पता ही होगा, अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। फ्रोबेल ने यहाँ पे, ये देख लो, फ्रोबेल ने कहा है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। किसने कहा, फ्रोबेल ने कहा है। तो यहाँ पे कई सारे सिद्धांत है, देखो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, आपको कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पढ़ना है करके सीखने का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ना है, प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ना है, रुचि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत, चयन का, व्यक्तिगत भिन्नताओं का, लोकतांत्रिक व्यवहार का, जीवन से संबंध स्थापित करने का, आवृत्ति का, निर्माण एवं मनोरंजन का, विभाजन का सिद्धांत। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला पढ़ लिया है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बस बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है। देखो प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, प्रेरणा का मतलब यह है कि अब यहाँ पर आधार क्या होगा, यहाँ पर आधार होगा कि आप बच्चों में प्रेरणा कैसे उत्पन्न करोगे। तो प्रेरणा यहाँ पर दो तरीकों से उत्पन्न की जा सकती है, शाब्दिक बच्चों से कुछ बोल करके, और अशाब्दिक मतलब बच्चों को आप कोई भी मतलब बिना कुछ कहे बच्चों से कुछ ऐसे, बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दो जिससे कि उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाए। कहने का मतलब यह है, पुनर्बलन का यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे शाब्दिक है, बच्चों से आपने कह दिया शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत उत्तम किया है, तो बच्चे इससे क्या हो जाते हैं, बहुत प्रेरित हो जाते हैं। जब बच्चा प्रेरित हो जाता है तो उस चीज को सीखना चाहता है। ठीक है, अशाब्दिक का मतलब क्या है, अशाब्दिक में आप बच्चों को दंड दे सकते हो या पुरस्कार दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, बच्चों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करने के तरीके हैं, और प्रेरणा वास्तव में एक सीखने का आधार होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हो, केली महोदय का विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है रुचि का सिद्धांत। अगला क्या है, रुचि का सिद्धांत है। अब भाई रुचि आप मानते हो या नहीं मानते हो कि इम्पोर्टेंट है आपके शिक्षण के लिए या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो पसंदीदा विषय है, आप जिसे पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप उसको आराम से, आपको पढ़ने में मन भी लगता है और आप उसको आराम से पढ़ लेते हो, कोई बोरियत महसूस नहीं होती और अच्छे समझ में आ जाता है। तो यही चीज़ है कि बच्चे के अंदर आपको ये देखना होगा कि बच्चा किस विषय में अधिक रुचि रखता है और उसका मार्गदर्शन उसी विषय में आगे के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये है रुचि का सिद्धांत। यहाँ पर हमने आधार किसको बनाया है, बच्चे की रुचि को आधार बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर देखो मैकडूगल ने रुचि के बारे में एक बात कही है, रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। आगे देखिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई
अगर आपको ये नहीं पता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, आपको अपना उद्देश्य ही नहीं पता है, तो आप जो भी कुछ सीखोगे या जो भी काम करोगे वो केवल और केवल समय की बर्बादी कर रहे हो आप। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी समय उस काम में दे रहे हो तो वो आपके लिए व्यर्थ है। सबसे पहले आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित करो। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन है उनका सदुपयोग करो और उस लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो यहाँ पर क्या है, देखो यही कहता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कि आपको कोई भी काम करना है तो पहले आपको अपना उद्देश्य निर्धारित करना है कि भाई मुझे ये करना है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो अगर भर्ती परीक्षा की, तो आपको ये ध्यान में रखना कि भाई आपका उद्देश्य, ये मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वास्तव में मेरे पास साधन है या नहीं है। उन साधनों को देखिए और उन साधनों का आपको सदुपयोग करना है। ठीक है, जैसे हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है, जिससे कि वो शिक्षण कैसा हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। जैसे मान लो आपको कविता पढ़ाना है, तो इस कविता को पढ़ाने के लिए भाई आपको कविता का आप बच्चों को किस तरीके से कविता पढ़ाओगे, उसकी विधि आपको मतलब पता होनी चाहिए कि किस विधि से पढ़ाना है, या उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर क्या उद्देश्य है उस कविता को पढ़ाने का, बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा उस कविता से। तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यह है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या है? प्लानिंग। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उसकी योजना बनाकर आपको करना चाहिए। जब आप योजना बनाओगे तभी आप उसको वो आप उस कार्य में सफल हो पाओगे। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। चयन का सिद्धांत। अगला क्या है? चयन का सिद्धांत है। तो भाई चयन का सिद्धांत यह है कि आपका, देखो ये कहीं ना कहीं रुचि के सिद्धांत से संपर्क रखता है, क्योंकि रुचि का मतलब ही है भाई चयन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप उसी जब आप किसी भी चीज का चयन कर रहे हैं तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपने जो भी चुनाव किया है, जिस विषय का चुनाव किया है, वो आपके लिए, आपकी उसमें रुचि है या नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है कि जब आप मान लो कोई एग्जाम दे रहे हो, आपने मान लो यूपी टेट दिया, यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको भाई सबसे पहले ये देखना है कि आपको सबसे पहले करना क्या है। मतलब 5 में से आपको चयन करना है कि आपको सबसे पहले कौन सा, मुझे क्या टॉपिक देखना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले मान लो आपकी हिंदी अच्छी है, तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो आप हिंदी का डालो। फिर बाल विकास आता है, बाल विकास का डालो। आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ को सबसे बाद में करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी को हम कहते हैं चयन का सिद्धांत। भाई आपका चयन सही होना चाहिए, ये भी आपकी सफलता में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रत्येक बच्चा जो होता है ना, अपने आप में अलग होता है एक दूसरे से, उसकी अलग क्षमता होती है। किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी बच्चे को देर से समझ आता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई भी वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे शिक्षक को, शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो शिक्षक को पढ़ाते समय, शिक्षण कार्य करते समय इस भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिगम गुणवत्ता परक है या नहीं है, उसकी वैयक्तिक भिन्नता का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक उसे इस प्रकार की विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए आराम से। ठीक है, तो ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक व्यवहार का जो आधार है वो है आपका समानता और सहभागिता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं, कुछ से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है। मतलब यह है कि आपने देखा होगा कक्षा में कुछ बच्चों से शिक्षक जो है बहुत करीब होता है, कुछ से बिल्कुल दूर रहता है। जो प्रिय हैं उन्हें कभी भी अनुशासन भंग करने पर दंड नहीं मिलता और किसी को जो है, जो प्रिय नहीं है, उनको दंड भोगना पड़ता। तो इस प्रकार का जो है व्यवहार कक्षा में नहीं होना चाहिए, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ये जो सिद्धांत संबंधित है ना, ये शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान रखना। किसके परिप्रेक्ष्य में? शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध मतलब जो भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उसको आप उनके जीवन से जोड़ करके पढ़ाओ, व्यवहारिक रूप से उनको समझाओ। और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है। एनसीएफ 2005 जो है शिक्षक को जीवन से जोड़ने की बात पर जोर देता है। मतलब शिक्षा जो है उसको जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप किसी भी जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आप उसको
उसके लाइफ से रिलेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट करना। जैसे यहाँ लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मतलब यह है कि जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार उसका अभ्यास करोगे, वो आपकी उस विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति के तरीके क्या है? आप गृह कार्य बच्चों को दे सकते हो, मासिक परीक्षाएं होती हैं, छात्रों से पाठ समझाने को कह सकते हो। ये सब क्या है? आवृत्ति के सिद्धांत, आवृत्ति के तरीके। फिर है निर्माण व मनोरंजन से का सिद्धांत। तो भाई आपको पता ही है कि जैसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे क्या क्या करते हैं भाई? जो बच्चे होते हैं, अगर उनको आप साथ साथ बीच बीच में उनका मनोरंजन भी कराओ, कविता उनको बीच बीच में बताओ और कहानी सुनाओ, तो अधिगम क्या होगा? रुचिपूर्ण होगा। ठीक है, और जो अधिगम करता है, यानी बच्चे हैं और शिक्षक के बीच में पर्याप्त अंतःक्रिया का उन्हें अवसर भी मिलेगा। तो ये क्या है? मनोरंजन का सिद्धांत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक मतलब गतिविधि है। ठीक है, तो ये गतिविधि भी करा सकते हो। आगे देखिए, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन सिद्धांत ये कहता है कि भाई अगर एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ाओ बच्चों को, जिससे कि बच्चों के ऊपर एकदम से बोझ ना पड़े। तो इसे हम लघु सोपानों सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हो। जो मैंने इसका मेन कंटेक्स्ट था वो बता दिया। ठीक, तो ये आपके क्या थे? ये आपके थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आप समझ सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है। आप सभी ने पढ़े होंगे ये पहले से। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ाएंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में। बस आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अभी बस ये इसमें 3 से 4 क्लासेस और लगेंगी। बाकी इसके बाद आपका शिक्षण कौशल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जीवन कौशल मैं समाप्त करा ही चुका हूँ। फिर देखो धीरे धीरे अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की। इसके क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा तो प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो आपका चल क्या रहा है, आपका मैंने बाल विकास स्टार्ट करा दिया है। आपका बाल विकास मैंने स्टार्ट करा दिया है। अब इसके साथ में मैं आपकी मैथ्स भी स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स आपकी जो आपके सुपर टेट और यूपी टेट दोनों में काम आएगी। देखो यूपी टेट में आपका क्या क्या काम आने वाला है, यहाँ पर आपका देखो एक तो काम आएगा बाल विकास। बाल विकास यहाँ पे काम आ जाएगा, मैथ्स यहाँ पे काम आ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है? मैक्सिमम शेयर करना है। अब शेयर करोगे तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ। आप जब लोग आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।